हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था पैका रिबेलियन के बारे में। तो पैका रिबेलियन बेसिकली 1817 के समय में ऑर्गेनाइज की गई। ये रिबेलियन अगेंस्ट द जो कॉलोनियल फोर्सेस थी, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, उनके अगेंस्ट में थी। उड़ीसा में एक जगह है खुर्दा, प्रेजेंट डे जो उड़ीसा का हमारा स्टेट है उसी में एक जगह है खुर्दा। तो खुर्दा में ये जो रिबेलियन है वो ऑर्गेनाइज की गई कुछ समय पहले, रिसेंटली कुछ समय पहले। इस पैका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में डिक्लेयर करने से रिलेटेड एक कैंपेन है, वो भी स्टार्ट किया गया था, बट इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पैका रिबेलियन के बारे में, तो पैका रिबेलियन 1817 को बख्शी जगबंधु जो वहाँ के लीडर हैं उनकी लीडरशिप में ये जो रिबेलियन है वो ऑर्गेनाइज हुई। बेसिकली पैकाज की अगर हम बात करें कि पैकाज होते कौन हैं, उस समय में वहाँ पे जो डायनेस्टी रूल किया करती थी उनके द्वारा जो उनके जो सोल्जर्स हुआ करते थे या जो फार्मर्स हुआ करते थे उनको जो लैंड है वो ग्रांट की जाती थी। लैंड इनको ग्रांट करने के साथ ही रिवर्स में जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे जब भी उनके स्टेट को ज़रूरत होती थी, खुर्दा को जब भी ज़रूरत होती थी डिफेंस फोर्सेज की, तो ये फार्मर्स यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज के रूप में वर्क करेंगे। इन द रिवर्स कोई भी यहाँ पे टैक्स ना देने की बजाय यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज में वो वर्क करेंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स पैका रिबेलियन के बारे में कुछ बातें थी जो हमने कल आपको क्वेश्चन पूछा था कि कौन उसका लीडर था। तो बख्शी जगबंधु हैं जो उनकी लीडरशिप में ये जो पैका रिबेलियन है वो ऑर्गेनाइज हुई थी। बख्शी जगबंधु बेसिकली कोई राजा नहीं है, वो उनके सेनापति हैं, वहाँ पे सेनापति के रूप में वर्क करते थे। तो स्टूडेंट्स 1817 के खुर्दा नाम की जो जगह है उड़ीसा में, वहाँ पे ये रिबेलियन ऑर्गेनाइज हुई। अगर हम बात करें आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रमप्पा टेम्पल के बारे में। स्टूडेंट्स, रमप्पा टेम्पल को पिलग्रिमेज साइट डिक्लेयर करने के साथ ही हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ का जो फाउंडिंग स्टोन है वो रखा गया। अगर हम बात करें रमप्पा टेम्पल की तो इसको रुद्रेश्वरा टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। अभी रिसेंटली इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके रूप में भी डिक्लेयर किया गया था 2021 के समय में। तो रमप्पा टेम्पल, जिसको रुद्रेश्वरा टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है, ये काकतिया एक डायनेस्टी थी जो रूल किया करती थी। वारंगल नाम की जो जगह है वहाँ से ये रूल किया करती थी। तो काकतिया जो डायनेस्टी है उनका जो हिंदू टेम्पल के रूप में ये डेपिक्ट होता है, गॉड शिव को ये डेडिकेटेड है रमप्पा टेम्पल। अगर हम बात करें कि इसका जो नोमेनक्लेचर है वो रमप्पा क्यों दिया गया, रमप्पा बेसिकली इसके स्कल्पचर थे, इसको जो बनाने वाले थे उनका नाम रमप्पा था, तो उनकी वजह से इस टेम्पल का जो नेम है वो आर्किटेक्ट के नाम से दिया गया है, रमप्पा इनका नाम रखा गया है। मेडिवल डेक्कन रमप्पा टेम्पल है, 1213 के समय में इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको जो बनाना है वो स्टार्ट किया गया। इसके जो पैट्रोनेज थे वो काकतिया डायनेस्टी के रूलर गणपति देवा हैं, वो इसके पैट्रोनेज थे, उन्होंने इसको फाइनेंस किया था इस टेम्पल को। इसके अलावा अथॉरिटी ऑफ हिज चीफ कमांडर रुद्रवा स्वामी हैं जो इन्होंने इस टेम्पल का अथॉरिटी के रूप में इसको स्टार्ट या बिल्ड करने के रूप में अपना योगदान दिया। स्टूडेंट्स, 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रमप्पा टेम्पल। काकतिया डायनेस्टी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनती है। काकतिया डायनेस्टी के बारे में अगर हम जानें, इसी डायनेस्टी की एक रानी थी, रानी रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी ने रूल किया है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो लेडी हैं स्पेशल, अगर कोई किसी भी डायनेस्टी से रिलेटेड कोई लेडी अगर रूल करती हैं तो इस वजह से आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो रानी रुद्रमा देवी हैं, उन्होंने बेसिकली रूल किया है काकतिया डायनेस्टी में। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत जो उस समय में रूल किया करती थी दिल्ली से, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर भी एक रानी थी रजिया सुल्तान, जिनका जो 1236 से लेकर 1240 का जो समय रहा है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रजिया सुल्तान ने भी रूल किया है, रुद्रमा देवी भी हैं। इससे पहले अगर हम बात करें कि हमने राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में रीड किया था, तो जो त्रिपार्टाइट अलाइंस हुआ था, जो वॉर हुई थी तीन बेसिकली डायनेस्टीज़ की, उज्जैन नाम की जो कन्नौज नाम की जो सिटी है उसके लिए,
7th या 8th सेंचुरी के समय में। तो उस समय में हमने देखा था कि जो अमोघवर्ष नाम का राजा था राष्ट्रकूट डायनेस्टी से, उनकी भी एक बेटी हैं जो रूल किया करती थी। एक डोआब का जो रीजन है सदर्न इंडिया में, वहाँ पे उनकी बेटी रूल किया करती थी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फेमस जो वुमेन हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एडमिनिस्ट्रेशन के समय में या अपना जो रूल है उसके समय में। तो रमप्पा टेम्पल बेसिकली इसके बारे में ये सब बातें थी। अगर हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो अर्थक्वेक प्रूफ इसको बनाया गया है इस बिल्डिंग को। जो अगर हम बात करें कि यहाँ पे ब्रिक्स यूज की गई हैं गोपुराम को बनाने के लिए, जो टेम्पल का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आर लाइट एनफ टू फ्लोट ऑन द वाटर। गोपुराम को इस तरीके से बनाया गया है कि वो पानी के ऊपर भी फ्लोट कर सकता है। इसके अलावा जो सैंड बॉक्स टेक्निक है उसको यूज किया गया है यहाँ पे रमप्पा टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थक्वेक जो प्रूफ है वो यहाँ पे बनाया गया है कि अर्थक्वेक की वजह से कोई भी यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सैंड बॉक्स टेक्निक है वो इसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ की गई है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है इस टेक्निक के अंदर, द फाउंडेशन पिट इज़ फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ द सैंड लाइम, जैगरी एंड ब्लैक माइरो बेलन फ्रूट हैं। उसके साथ में इसका जो फाउंडेशन है वो बनाया जाता है। दिस मिक्स एक्ट एज ए क्वेश्चन इन द केस ऑफ द अर्थक्वेक में ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है टेम्पल को। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने रमप्पा टेम्पल के बारे में देखी। जो इसका नेम है वो इसके आर्किटेक्ट की वजह से है कि जिन्होंने इसको टेम्पल को बनाया है। सेकंड यहाँ पे टॉपिक है कोकिंग कोल के बारे में। स्टूडेंट्स कोल यहाँ पे न्यूज़ में इस वजह से है, गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दिया है कुकिंग कोल के लिए। जो माइंस हैं वहाँ से इसका बेसिकली माइनिंग की जा सकती है। कोल एक फॉसिल फ्यूल है और अल्टर्ड रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक जो भी वेजिटेशंस हैं, जो यहाँ पे हमारी ह्यूमन सभ्यता जिस तरीके से डेवलप हुई उस समय में जो वेजिटेशंस हैं जिनका अक्यूमुलेशन हुआ और उनको यहाँ पे कोल के रूप में वो बन के आए। कोल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो कोल कहाँ पे डिपॉजिट है, कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, कितनी डेप्थ है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं कोल के ऊपर में। अगर हम कोल के टाइप्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है उसे एंथ्रेसाइट में रखा जाता है। एंथ्रेसाइट है, ब्यूटेमिनियस है, लिग्नाइट है, इस तरीके से इसके टाइप्स भी हैं कोल के। इंडिया में अगर हम बात करें एंथ्रेसाइट कोल की तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एंथ्रेसाइट कोल है वो पाया जाता है, बट उसका माइनिंग नहीं किया जा सकता। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेसिकली जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसका माइनिंग ना करने की वजह से जो एंथ्रेसाइट कोल हमारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है उसको हम बेसिकली वहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटेमिनियस एंड लिग्नाइट कोल के बारे में आपको पता होगा, हमारा जो बेसिकली छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपको सदर्न इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको जो कोल है वो देखने को मिलेगा। इवन मध्य प्रदेश के अंदर भी कोल की जो माइनिंग है वो देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हाई क्वालिटी कोल का जिसमें लो इम्प्योरिटी होती हैं, जो कार्बन का जो कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और वो ही इसको मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल एक एनर्जी का जो अगर हम बात करें कि एनर्जी का सोर्स बनाता है। कुकिंग कोल यूज किया जाता है कोक को प्रोड्यूस करने के लिए और ये बेसिकली मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। किस तरीके से स्टील और जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो डिपेंड हैं कोल की इंडस्ट्री के ऊपर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया यहाँ पे बेसिकली 5th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और अगर हम बात करें कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में स्लो इस वजह से भी है कि टेक्नोलॉजी इंडिया में अच्छी ना होने की वजह से इंडिया यहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग कोल को जो प्रोड्यूस करना है उसमें काफ़ी सारा जो रैंकिंग है वो लो है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है इंडिया के अंदर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द धानु यात्रा। धानु यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है उड़ीसा के जो बारगढ़ नाम का जो जगह है वहाँ पे। धानु यात्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे कुछ दिन पहले नवंबर के समय में हमने बाली यात्रा के बारे में भी रीड किया था कि बाली यात्रा जो उड़ीसा के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है पूर्णिमा के समय में, कार्तिक पूर्णिमा का जो समय होता है उस समय में। अभी धानु यात्रा का समय है उड़ीसा के अंदर। जो अगर हम बात करें जो बारगढ़ नाम की जगह है वहाँ पे इस एनुअल जो ड्रामा बेस ओपन एयर थिएटर जो यात्रा है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है।
2 साल बाद में इस यात्रा को अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये है धानु यात्रा या धानु यात्रा। अगर हम बात करें लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है वर्ल्ड का, इसको लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर के रूप में जाना गया है। धानु यात्रा बेसिकली यहाँ 1947-48 के समय में ये इंडिपेंडेंस के साथ ही स्टार्ट हुई थी। इसमें गुड जो यहाँ पे है, गुड की यहाँ पे जो अच्छाई है उसकी यहाँ पे बुराई के ऊपर जीत को माना जाता है। वैसे विजयदशमी का जो पर्व है नॉर्दर्न इंडिया में वो मनाया जाता है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को रूप में। तो उसी के रूप में यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो मेन थीम है वो आपको देखने को मिलती है भगवान श्री कृष्ण जो हैं, कृष्णा के ऊपर यहाँ बेस पे, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर बेस यहाँ पे कम्प्लीटली इनकी मेन थीम देखने को मिलती है कि कैसे यहाँ पे उग्रसेन को जो थ्रोन से हटा के उनके जो बेटे होते हैं वो कंस वो पावर में आते हैं, और कैसे फिर देवकी और वासुदेव जो हैं, ये माइथोलॉजिकल में आप माइथो के अंदर आप रीड करते होंगे, इन सब के बारे में आप जानते होंगे कि देवकी और वासुदेव को वो शादी के बाद में एक जेल के अंदर बंद कर देंगे, और कैसे फिर उसके बाद में जो कृष्णा है उनका बर्थ होगा, और कृष्णा के बर्थ के साथ ही जो उग्रसेन हैं, कंस की डेथ होगी और उग्रसेन फिर से मथुरा के जो राजा हैं वो यहाँ पे बनेंगी। तो ये धानु यात्रा बेसिकली इसी जो वैष्णव जो थीम है लॉर्ड कृष्णा के ऊपर बेस, वहीं पे यहाँ पे बेस है ये। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन। हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। वो प्रोसेस स्टार्ट किया गया है आसाम के अंदर में। यहाँ पे जो हमारे सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं उन्होंने भी एक कंसर्न रेज किया है, क्योंकि सदर्न इंडिया के अंदर आपको जो पॉपुलेशन का जो कंट्रोल है, जो पॉपुलेशन प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग है, वो देखने को मिलता है। तो सेंसस के ऊपर यहाँ हमारे डिलिमिटेशन बेस होने की वजह से जो सीट हैं वो यहाँ पे पॉपुलेशन के ऊपर बेस होने की वजह से सदर्न इंडिया के स्टेट्स के द्वारा एक कंसर्न्स रेज किया गया है कि उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा आने वाले समय में, क्योंकि उन लोगों ने फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया। ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग के ऊपर कुछ स्टेट्स ने नहीं दिया, तो उनको यहाँ पे मोर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इस वजह से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो पॉलिटिकली मोर पावरफुल, आपको पॉलिटिकली एराना में जो है मोर पावरफुल दिखेंगे वो स्टेट्स। तो यहाँ पे हम डिलिमिटेशन की बात करें तो 2001 का जो सेंसस है उसके बेस पे यहाँ पे डिलिमिटेशन का जो वर्क है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। अब ये डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे बनता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। आर्टिकल 82 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। आर्टिकल 82 के अंदर मेंशन किया गया है कि आफ्टर द एवरी सेंसस, हर बार जब भी जनसंख्या का यहाँ पे जनसंख्या का कैलकुलेशन होगा उसके बाद में यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्टूडेंट्स हमारी आज़ादी के बाद में कुछ साल तक डिलिमिटेशन कमीशन कंटिन्यू रहा था एवरी 10 ईयर। 1952 के समय में 62 है, 72 है, फिर उसके बाद में 2002 के समय में इसको बाद से लाया गया। तो अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन है वो हमारा एग्जिस्टेंस में आया है। डिलिमिटेशन कमीशन के अगर हम मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटायर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, और जिस स्टेट के अंदर डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है उस स्टेट से रिलेटेड जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इसके पार्ट होते हैं। तो 3 मेंबर बॉडी हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 82 के अंदर इसको मेंशन किया गया है कि आफ्टर द एवरी सेंसस डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए कंट्री के अंदर। पर 1976 के समय में कंट्री के अंदर बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको फ्रीज करने की वजह से हमको देखने को मिलता है कि डिलिमिटेशन का कमीशन उसके बाद में 2002 में एक बार एग्जिस्टेंस में आया था। तो अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है हमारे कंट्री में। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कुछ बातें थी। आज हमने धानु यात्रा के बारे में देखा, कुकिंग कोल के बारे में देखा, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने रमप्पा टेम्पल के बारे में देखा। तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली गुजरात से कुछ साइट्स हैं जिनको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट के अंदर बेसिकली शामिल किया गया है। तो वो कौन सी साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है या मेन जो लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया है, ये आप बताना। अभी गुजरात से रिलेटेड कुछ साइट्स हैं, और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक फ्रूट है जिसको जीआई टैग का जो टाइटल है वो मिला है, जीआई टैग मिला है। तो कौन सा वो फ्रूट है जिसको जीआई टैग मिला है, उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया था आपके लिए।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से हम आपको रेगुलरली करंट अफेयर से अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।